बच्चों, अपन ने है ना जो वेव मोशन के अंदर स्टैंडिंग वेव कर लिया था, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस इन ऑर्गन टाइप कर लिया था। आज हम कुछ बातें करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एक इंस्ट्रूमेंट है सोनोमीटर, एक रेजोनेंस ट्यूब और एक कुंज ट्यूब। इन तीनों के बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं सोनोमीटर के बारे में बातें करता हूँ, ठीक है। सोनोमीटर, सोनोमीटर देखिए क्या है सोनोमीटर। तो सोनोमीटर क्या है एक्चुअल में कि हम इसकी हेल्प से जो है ना ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो सोनोमीटर is used to find frequency of a unknown tuning fork, देखिए क्या है अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कुछ होती है, उसे हमें पता लगाना है। तो देखिए सोनोमीटर क्या होता है मैं बताता हूँ। आपकी लैब के अंदर, सब लैब में पाया जाता है, हर स्कूल में पाया जाता है। तो देखिए क्या है सोनोमीटर। एक क्या होता है, लकड़ी का बहुत लंबा बॉक्स होता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, वुडन बॉक्स, लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है, होलो बॉक्स होता है, लंबा होता है, काफी पतला होता है, छोटा सा बॉक्स होता है। आपकी लैब के अंदर जो है टेबल पर रखा होगा सोनोमीटर। तो वो जो लकड़ी का बॉक्स होता है वो एक टेबल पर होता है, एक टेबल पर बॉक्स होता है। इस बॉक्स के ऊपर एक सपोर्ट होता है और उस सपोर्ट से हम एक स्टील का पतला तार बांध देते हैं। स्टील का पतला तार जिसकी जो है ना पर यूनिट लेंथ मास हमें पहले से ही नोन होता है। देखिए ये स्टील का पतला तार होता है, यहाँ एक पुली होती है और पुली यहाँ पर फिक्स होती है। पुली से इस तार को लटका दिया जाता है, पुली से इस तार को लटका देते हैं। यहाँ पर एक वेट पैन होता है जिसपे हम वेट जो है लटका देते हैं। एक पेन होता है उस पर हम वेट लटका देते हैं, राइट। मर्जी आए जितना वेट लटकाया जा सकता है। मजबूत तार होता है स्टील का, कोई चिंताजनक बात नहीं होती है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये जो सोनोमीटर का जो बॉक्स होता है ना, इस बॉक्स के ऊपर दो जो है ना वो रखे रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सपोर्ट लगे रहते हैं, नाइफ एजेज बोलते हैं इनको। सपोर्ट्स को क्या बोलते हैं, नाइफ एजेज। एक्चुअली ये कुछ नहीं होते नाइफ एजेज, ये मैं बताऊं आपको क्या होता है। ये इस तरह का एक छोटा सा जो है ना ऐसे होता है और उस पर बहुत पतला सा एक नाइफ जैसा लगा रहता है ऊपर, समझ रहे हो ना। और ये इस तरह से लगा रहता है इसके ऊपर, एक नाइफ एज जैसा लगा रहता है। उसको हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। अब हम उसको जितनी दूर रखते हैं ना उतनी ही दूर पे वाइब्रेशन होता है। एक्चुअल में ये नाइफ एज को हम लिमिटिंग मीडियम बोल सकते हैं एक तरीके से, कि दो नाइफ एज होते हैं और उनको जो है ना हम लिमिटिंग मीडियम बोल सकते हैं। नाइफ एज का मैं आपको देखो एग्जांपल बताऊं, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये चीज है मेरे पास, अब है ना इसका ये किनारा बहुत पतला है ऊपर का, तो बस उसको काम में ले जा सकते हैं नाइफ एज के लिए। किसी भी चीज को आप काम में ले सकते हैं। तो वो क्या होता है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें जितनी दूर इनको रखना है उतनी दूर रख सकते हैं। इधर खिसका सकते हैं, इधर खिसका सकते हैं, मर्जी आएगी कर सकते हो, ठीक है। दो ही होते हैं नाइफ एज, क्योंकि हम यहाँ पे केवल फंडामेंटल टोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ओनली वी विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल टोन, क्योंकि फंडामेंटल टोन से ही हमें सब कुछ पता लग जाता है, उससे ज्यादा बात करने की जरूरत होती नहीं है। अब देखिए क्या है कि ये दोनों नाइफ एज हम लगा देते हैं और यहां से वेट लटका देते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर कि जैसे मान लो आपके पास में ट्यूनिंग फोर्क है और इस ट्यूनिंग फोर्क का आपको ज्ञान प्राप्त करना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो क्या करते हैं हम
कि इस ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ लगा देते हैं, टच कर देते हैं यहाँ पर, इससे इस टेबल से थोड़ा सा टच करते हैं केवल, है ना। ऐसा नहीं कि हम मतलब इसको जो है ना बहुत बड़ा, एक मिनट जरा मैं कोशिश करूँगा, पूरा कम जाता है, इसको कैसे मिटाया, हाँ अब आ गया। अब मैं इसको मिटा, यहाँ अरे यार तो सारा ही मिट गया, मैं थोड़ी सी जगह बना रहा था यहाँ पे, और ये चलो मैं वापस बना देता हूँ इसको। ये देखो ये टेबल है और ये स्टील का वायर है ना? एक नाइफ एज यहाँ रखा हुआ है, एक नाइफ एज कहीं भी रख देते हैं, फिर उसके बाद में हम उसकी पोजीशन में चेंज करते रहते हैं आवश्यकता के अनुसार, वो अभी करेंगे हम। ये ट्यूनिंग फोर्क जो है ना, इसको हम एक बार वाइब्रेट कराते हैं, किसी भी रबर पैड होता है लेबोरेटरी के अंदर, तो रबर पैड से ऐसे ठोकर मारते हैं तो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करने लग जाता है। इस ट्यूनिंग फोर्क को हम यहाँ पर टच कराते हैं, यहाँ पर टच कराते हैं, ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे टच कराते हैं, है ना। यस, तो देखिए ट्यूनिंग फोर्क को मैं यहाँ टच करा रहा हूँ, तो ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे टच करा देते हैं, वाइब्रेट कर रहा है ट्यूनिंग फोर्क, तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को हम टच कराते हैं। और ये जो दोनों जो हमने ये लगाया ना नाइफ एजेज, जो कि इस मीडियम को, वाइब्रेशन मीडियम को लिमिट कर रहे हैं, कि जो वाइब्रेशंस होंगे वो इसी मीडियम के अंदर, इसी लिमिट के अंदर होंगे, वो अपने आप हो जाता है, नेचुरल है। हम इस पर क्या करते हैं, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा कागज का काट के इसके ऊपर रख देते हैं, बहुत छोटा सा टुकड़ा कागज का टुकड़ा ऐसे थोड़ा मोड़ करके रख देते हैं। जैसे मान लो ये कागज का टुकड़ा है, और ये कागज का टुकड़ा, इसको थोड़ा सा मोड़ करके हम ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर तार के ऊपर बीच में रख देते हैं, तार के अंदर, तो तार में बीच में रख देते हैं। अब देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने ये ट्यूनिंग फोर्क रखा, तो वो जो तार के ऊपर जो कागज का टुकड़ा रखा होता है ना, वो हलचल करता है। आप उसको हलचलों को जो है ना, कागज के टुकड़े की हलचल को जो है ना नोटिस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है उस हलचल में। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या होने वाला होता है। जैसे मान लो आपने ट्यूनिंग फोर्क रखा और यहाँ पे वो कागज का टुकड़ा जो है उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा, नो इफेक्ट, शांत है। फिर क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा इधर या इधर करें, एक ट्यूनिंग, एक इसको नाइफ एज को, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर इधर किया या थोड़ा सा उधर किया, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब थोड़ी थोड़ी हलचल होने लग जाएगी उस कागज के टुकड़े में जो आपने तार के ऊपर रखा है। उस कागज के टुकड़े को पता है क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं उसको, तो दैट इज राइडर, करेक्ट। अब वो जो है उसके ऊपर वो जो है ना हलचल होने लग जाती है। फिर आप थोड़ा सा इधर उधर, जिधर, जैसे मान लो आपने उसको किसी पोजीशन में रखा, तो कागज के टुकड़े में थोड़ी सी हलचल नजर आई, फिर आपने थोड़ा दूर कर दिया, तो मान लो हलचल बंद हो गई। कुछ डिफरेंस, कुछ, एक मिनट जस्ट अ मोमेंट प्लीज, एक मिनट बाबा, है ना, एक मिनट जरा। चलिए, तो अब देखिए कि जो आपका जो कागज का टुकड़ा था ना, उसमें हलचल जो है जिधर बढ़ने लग गया ना, उधर ही आपको उसको ले जाना है, राइडर को। तो कोशिश ये करनी है आपको कि राइडर को धीरे 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 हिलाएं और उस तरफ लेकर जाएं जिधर हलचल बढ़ रही है। जैसे इधर ले जाने पर मान लो हलचल बढ़ रही है, तो आप राइडर को थोड़ा पास में लाएं। फिर मान लो हलचल और तेज हो गई, तो राइडर को और पास में लाएं। वो कागज का टुकड़ा बकायदा डांस करेगा, हाँ, उस वायर के ऊपर क्या करेगा, डांस करेगा। फिर और डांस करो, जितना तेज डांस करे उतना बढ़िया। बेचारा कागज का टुकड़ा इस तार के ऊपर उछलेगा जोर जोर से, और पता है एक ऐसी लिमिट आएगी, पर्टिकुलर पोजीशन आएगी कि जब वो कागज का जो टुकड़ा है, वो गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। चलिए, वो आपने एक पोजीशन फिक्स कर ली कि गिर गया, और वो कागज का टुकड़ा नीचे गिर चुका है ना, आप वापस उसको तार के ऊपर रखिए और फिर से ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करिए, फिर वो गिर जाएगा। फिर आप एक बार वापस उसको रखिए, फिर वो गिर जाएगा, फटाफट गिरने ही लग जाएगा बस। मतलब इतनी तेज वाइब्रेशंस होंगे
कि वो कागज का टुकड़ा वहां रुक नहीं पाएगा, राइडर विल नॉट बी एबल टू स्टैंड देयर। ये जो है ना आपकी रीडिंग होगी, इसे कहेंगे हम एल, इसे कहेंगे हम एल। सो दिस एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ नाइफ एजेस, है ना। तो ये दोनों के, ये दोनों नाइफ एजेस के बीच की डिस्टेंस है एल। तो एल इज व्हाट? एल इज डिस्टेंस बिटवीन टू नाइफ एजेस एट रेजोनेंस। अब आप कहेंगे रेजोनेंस क्या बला आ गई? देखिए मैं रेजोनेंस बताता हूं आपको। होता क्या है कि आप जब इस ट्यूनिंग फोर्क को इससे टच कराते हैं ना, तो ट्यूनिंग फोर्क के हत्थे को आपने टच कराया, हत्थे को टच कराते हैं ट्यूनिंग फोर्क के टेबल से, तो होता क्या है कि ये टेबल पूरी वाइब्रेट करती है, ये पूरा का पूरा बॉक्स वाइब्रेट करता है, एंटायर बॉक्स वाइब्रेट्स। तो होता क्या है कि एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन आती है कि इस ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन इस टेबल के वाइब्रेशन के बराबर होता है, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क becomes equal to the vibration of entire arrangement। तो जो वायर है ना वो वाइब्रेट करता है ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से। तो आप लिख सकते हैं यहां पे रेजोनेंस इज अ कंडीशन, रेजोनेंस इज अ कंडीशन at which induced vibrations become equal to vibrations of the becomes equal to vibration of the inducer। अब आप ये इसका मतलब होता है रेजोनेंस, है ना। जब इंड्यूसर का वाइब्रेशन इंड्यूस के बराबर हो जाए या इंड्यूस का इंड्यूसर के बराबर हो जाए तो रेजोनेंस होता है। उस समय क्या होता है कि एट द मोमेंट ऑफ रेजोनेंस मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर्स टू द इंड्यूस्ड वाइब्रेशंस। तो यहां पर इंड्यूसर कौन है? ट्यूनिंग फोर्क है। तो हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट, here in this experiment इंड्यूसर कौन है बताओ? इंड्यूसर है ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क इंड्यूसर, करेक्ट। ओके, तो ट्यूनिंग फोर्क इज द इंड्यूसर, है ना। अच्छा, अब ट्यूनिंग फोर्क तो इंड्यूसर हो गया। आगे हम कहते हैं ये फोर्थ है भैया, FOR, है ना, ट्यूनिंग फोर्क। और इंडक्शन क्या है? इंड्यूस्ड कौन है? इंड्यूस्ड है आपका वायर। और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी दैट इज द रेजोनेंस, है ना। हाँ, तो इक्वल फ्रीक्वेंसी माने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस इज दैट कंडीशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल, सेम। और जिस समय फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना, इस ट्यूनिंग फोर्स से मैक्सिमम एनर्जी वायर को ट्रांसफर होती है। और जैसे ही वो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसकी बहुत तेज वाइब्रेशन होते हैं और बेचारा कागज का टुकड़ा इस पर टिक नहीं पाता, ये कागज का टुकड़ा जो है ना बिल्कुल नहीं टिक पाता इसके ऊपर और ये गिर जाता है नीचे। हमें वही मेजरमेंट लेना है ना। तो इट मींस L is the length for fundamental tone, हाँ जी। तो फंडामेंटल टोन के लिए ये लेंथ होती है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये लेंथ ले लिया आपने, इसको मेजर कर लेंगे, हम मेजर कर लेंगे। आपने मेजर कर लिया, बस आपका काम खत्म।
अब हम कैलकुलेशंस करेंगे, यानी इसका काम खत्म। देखिए क्या क्या चीजें आपको पता है पहले से आपको पता है आर इज रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर ये आपको पहले से ही पता है। रो इज डेंसिटी ऑफ द वायर मटेरियल, है ना, डेंसिटी ऑफ द वायर ये भी आपको पता है। अब आपको जब रेडियस ऑफ वायर पता है और डेंसिटी ऑफ वायर पता है तो देखो बेटे फिर आपको जो है ना म्यू भी पता है। म्यू क्या होता है? म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। अब ये जो लीनियर मास डेंसिटी है ना, इस पर ध्यान दीजिए क्या चीज है ये है मास अपॉन लेंथ, है ना, पूरा मास अपॉन पूरा लेंथ, पूरा मास अपॉन पूरा लेंथ, राइट। तो ये क्या होगा? पूरा मास अपॉन पूरा लेंथ, पूरा मास अपॉन पूरा लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन एल। अब वॉल्यूम क्या है बताओ? वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल। हाँ ये वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन रो अपॉन एल। इसका मतलब ये आ गया पाई आर स्क्वायर, रो आपका जो होता है ना वो म्यू होता है पर यूनिट मास। अब हम इसके आगे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का कार्यक्रम करेंगे। चलिए ठीक है ना, तो मैं आता हूं नेक्स्ट पेज पर। देखो वी नो v इक्वल टू, है ना, v इक्वल टू क्या होता है साहब? v इक्वल टू होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ये आपको पढ़ा होगा। t क्या चीज है? t है कैपिटल एम जी। व्हाट इज कैपिटल एम? व्हाट इज कैपिटल एम? म्यू इज पाई आर स्क्वायर रो। Be very careful here, m is very important. Here m is mass hanging with wire, hanging with wire. Be very careful. Mass hanging with wire. हाँ, this m is not mass of wire. देखिए अभी आप कहेंगे सर पिछले पेज में तो आपने जो है ना m को मास लिखा, चलो कोई बात नहीं, इसमें आप नाराज होते हो तो मैं इसको लिख देता हूँ मास ऑफ वायर, मास W लिख देता हूँ इसके नीचे, है ना, छोटा सा W बना देता हूँ, ये मास ऑफ वायर था, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साहब। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू इज मास ऑफ वायर अपॉन एल, ये आपका म्यू है, दैट इज द मास ऑफ वायर अपॉन एल। अब जो हम वहां बात कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट मास ऑफ वायर, वो एक मिनट मैं इसमें डायग्राम में बता दूं। ये वाला कैपिटल एम, ये लगा हुआ, दिस इज द कैपिटल एम, बिकॉज दिस कैपिटल एम विल बी एम जी, दिस कैपिटल एम विल बी एम जी, और इसमें टेंशन है, ये टेंशन भी हमारे को चाहिए, वी वांट दिस टेंशन। यहां भी टेंशन आएगा, बिल्कुल सारे में टेंशन आएगा, तो वी वांट दिस टेंशन। टेंशन इक्वल टू एम जी है बेसिकली, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख भी सकते हो, राइट। चलिए अब आगे आइए। तो आप देखिए मास ऑफ मास हैंगिंग विथ वायर, इट इज नॉट मास ऑफ वायर। ये कई बार गलत फहमी में जो है कर जाते हैं, मास ऑफ वायर, इट इज सर्टेनली नॉट मास ऑफ वायर, इट इज द मास हैंगिंग विथ वायर, करेक्ट। अच्छा अब आप आ जाइए v के बारे में हम बात करेंगे। t इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू है, हाँ तो वो तो हुई क्या, कैपिटल एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो आ गया। अब देखिए मैं कहूंगा v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्या बोलूंगा मैं? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू को तो मैं न्यू बोल दूंगा, लैम्डा को पता मैं क्या बोलूंगा? लैम्डा को मैं बोलूंगा 2 into l। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट, लैम्डा को 2 into l बोलूंगा। l इज व्हाट? That distance between two knife edges, है ना। हाँ वो जो अपन ने वो बनाया था ना, ये आ गया, दिस इज L, दोनों नाइफ एजेस के बीच में डिस्टेंस। एक्चुअल में इसमें ऐसी सीन बनती है, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन ऐसा बनेगा, है ना। मे नॉट बी विजिबल टू द आईज, बट एक्चुअल में ये फर्स्ट जिसको हमने फंडामेंटल नोट पढ़ा था, फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल नोट जो भी, वो बनता है ये, करेक्ट।
तो आपका न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, न्यू इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन 2l। v अपॉन 2l को मैं बोलूंगा 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन म्यू। इसको आप आगे कह सकते हो इट इज 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन म्यू को कह सकते हो mg अपॉन क्या पाई आर स्क्वायर रो। ये आप बोल सकते हो। ये आपकी सोनोमीटर वाली बातें पूरी पूरी हो गई है। अच्छा एक चीज और है, जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में फॉर एग्जामिनेशन पर्पज, वो पता क्या कह देते हैं एग्जामिनेशन पर्पज में, वो ये कह देते हैं कि लेंथ L मेक्स P लूप, लेंथ L मेक्स P लूप। अब देखिए क्या सवाल बोल दिया, मेक्स N लूप बोल दो या P लूप बोल दो, है ना, Q लूप बोल दो, लेंथ L मेक्स X लूप्स, चलो X लूप बोल देते हैं, X लूप्स। अब आप समझने की कोशिश करिए, हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला जो है ना वो देखिए क्या है, वो ये है फंडामेंटल फॉर्मूला, दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो पता है सच में क्या है, सच में न्यू इक्वल टू है v अपॉन लैम्डा, सच में न्यू इक्वल टू है v अपॉन लैम्डा, यानी हमारा फोकस लैम्डा होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हम लैम्डा बताएं। अब मान लो कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसमें कहा कि लेंथ L मेक्स x लूप। अब लेंथ L ने x लूप बनाई, आपको पता है वन लूप आपको हमने पढ़ाया क्या था, वन लूप इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ये आपको पढ़ाया था, वन लूप इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब देखिए आपका जो x लूप है ना वो कितना आ जाएगा, x इंटू लैम्डा बाई 2, L इक्वल टू आ जाएगा x लैम्डा बाई 2। अब मान लो आपके एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 20 सेंटीमीटर ऑफ वायर मेक्स 5 लूप्स। अब 20 सेंटीमीटर ऑफ द वायर मेक्स 5 लूप्स। अब आपको घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, कुछ नहीं आ गया, L 20 सेंटीमीटर, x इज 5, लैम्डा बाई 2, खत्म। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 120 सेंटीमीटर ऑफ द वायर मेक्स 60 लूप्स, 120 60 आ जाएगा x की जगह, लैम्डा हमें कुल मिला के लैम्डा निकालना है, मतलब वी वांट लैम्डा, व्हाट वी वांट, वी वांट लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2l अपॉन x, बस दैट्स ऑल। अब आपको लिखना है v अपॉन लैम्डा, v आपने पता लग गया, v आपका फिक्स है पहले से। इसका मतलब ये सोनोमीटर से आप क्या कर सकते हैं, अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम बात करेंगे रेजोनेंस ट्यूब की, है ना। तो देखिए नेक्स्ट रेजोनेंस ट्यूब, ये हर लैब के अंदर पाई जाती है, आपकी स्कूल की लैब में जरूर पाई जाएगी, है ना। पता है आपकी स्कूल की लैब में आप देखना किसी कोने के अंदर जो है ना एक ऐसे खड़ा पाइप होगा करीब 1 मीटर के आसपास का, और उस पाइप के, वो पाइप तो होगा कांच का, और उस पाइप के पैरेलल में एक स्केल लगी हुई होगी। तो देखो रेजोनेंस ट्यूब कैसी होती है मैं बताता हूँ, लगभग 1-1.5 मीटर तक की होती है, किसी किसी लैब में 1 मीटर की होती है, किसी किसी लैब में 1.5 मीटर की होती है ना। तो ये तो मतलब अपनी अपनी स्कूल का स्टैंडर्ड है ना। तो मेरी वाली स्कूल जो थी जिसमें मैं पढ़ता था, मेरे को याद है आज भी, 2 मीटर की थी, और बहुत जबरदस्त लैब थी हमारी वाली, और हम लैब में सब कुछ करते थे। आजकल तो ये स्कूल वाले हैं ना, बच्चे को लैब दिखाते ही नहीं है। हाँ मतलब लैब दिखा देना तो मैं कह रहा हूँ बच्चे की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेबोरेटरी में अगर बच्चे को दिखा दे सब कुछ, तो मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाए, है ना। मैं सोच रहा हूँ लैब का कुछ करूँ मैं, क्योंकि उसके बगैर मजा नहीं आता। वो लैब में होकर दिखता है साफ साफ, कह रहे वाह हाँ हो रहा है, तो बच्चा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, कोई भी खुश हो जाएगा। जब चीजें सामने होती हुई नजर आती है ना, तो लगता है कि हम हवा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए कोशिश करेंगे। रेजोनेंस ट्यूब क्या होता था, एक ट्यूब होती थी ऐसे, बहुत बड़ी ट्यूब होती थी, है ना, 1.5 मीटर की, 1 मीटर की भी चलो चल जाएगी, कोई बात नहीं, किसी के पास 1 मीटर की हो तो भी अच्छा है। इसके नीचे से यहाँ से एक रबर का पाइप जा रहा होता है, क्या जा रहा होता है, रबर का पाइप। मैं अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, वैसे मेरे को आता नहीं है।
ये रबर का पाइप जो जा रहा होता है ना, ये यहाँ पर एक स्टैंड होता है। क्या होता है? स्टैंड होता है। एक बड़ा सा बर्तन होता है उस स्टैंड पर लगा हुआ, और उस बर्तन को थोड़ा एक बार ऐसा करके ऊपर लेके जाते हैं। देखिए तो क्या होता है, ये जो ट्यूब है ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर तक ले जा रहा हूं। यहां पर फिर एक बड़ा बर्तन होता है, खूब बड़ा बर्तन होता है, और यहाँ एक स्टैंड से इसको क्लैंप कर देते हैं बर्तन को। बर्तन क्या करते हैं? क्लैंपिंग कर देते हैं, और वो क्लैंप करके फिर यहाँ एक तो बहुत मजबूत स्टैंड होता है, उस स्टैंड पर इसको सारे अरेंजमेंट को पैक कर देते हैं, है ना। अब ये क्या होता है, जैसे ये स्टैंड यहाँ लगा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पर स्केल लगा देता है, इसके बराबर में स्केल लगा देता है एक स्केल। अब थोड़ा सीधा बना नहीं पा रहा हूँ, आप लोग जानते हैं मेरी ड्राइंग जो है ना पहले से भी अच्छी नहीं थी, टीचर्स भी मेरे से खुश नहीं रहते थे। ड्राइंग वाले टीचर जो है ना वो मेरे से बहुत चिढ़ते थे, इसीलिए क्योंकि मेरे को ड्राइंग बनानी कभी आई नहीं। तो इसलिए आप लोगों को इस बारे में कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि सर की ड्राइंग खराब है ना। मेरी ड्राइंग का क्या करना है, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ आपको, फिजिक्स मेरे को अच्छे से आती है ना, ड्राइंग तो नहीं आती मेरे को। अब वो क्या मतलब, लेकिन यहाँ आप समझ गए होंगे, स्केल लगी होती है 0 से लेकर के 100 तक की, है ना। अब देखो इसको क्या है कि यहां से हम इसमें पानी भरते हैं, तो पानी भरते हैं तो पता है क्या होता है, जितना पानी का लेवल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। हम इसमें पानी डालना शुरू करते हैं, तो पानी डालना शुरू करते हैं तो इधर पानी आने लग जाता है, जितना इधर आता है उतना ही इधर भी आ जाता है, फिर जितना इधर आता है उतना ही इधर आता है, हमेशा बराबर बराबर लेवल होगा। हम क्या करते हैं, फुल पानी भर देते हैं टॉप तक, सबसे पहले रेजोनेंस ट्यूब में फुल पानी भर देते हैं, यहां तक पानी आ जाता है, एकदम ऊपर तक पानी भर देते हैं। बर्तन थोड़ा बड़ा होता है, बर्तन थोड़ा बड़ा होता है, ये पानी भर दिया, फुल पानी भर दिया, जम के पानी भर देते हैं। पानी जो है प्योर होना जरूरी नहीं है, कैसा ही पानी भर दो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं आता हूं इस एक्सपेरिमेंट को करते कैसे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से जगह थोड़ी सी खाली करने की कोशिश करता हूँ, देखिए मेरे से होता है क्या। चलो ठीक है, देखिए क्या होता है। यहाँ हमने बर्तन पैक किया ना, इसको स्टैंड लगाया, ये थोड़ा सा ऊंचा सा होता है बर्तन, समझ गए। हाँ, सबसे ऊंचे ले जाते हैं तो ये बराबर बराबर आ जाता है पानी यहाँ पर। रेजोनेंस ट्यूब क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। रेजोनेंस ट्यूब इज रेजोनेंस ट्यूब, थोड़ा सा आपको डेफिनेशन से काफी कुछ समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस ट्यूब इज a closed organ pipe, a closed air column. Resonance tube is a closed air column, closed air column of variable length, of variable length। अब देखिए आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेरिएबल लेंथ। क्लोज्ड कॉलम क्या होता है, जिसका एक सिरा बंद होता है ना। हमने बताया था आपको कि क्लोज्ड एयर कॉलम उसको कहते हैं जिसका एक साइड बंद होता है, दूसरा साइड ओपन होता है, तो ये बड़ी बात है। तो रेजोनेंस ट्यूब इज अ क्लोज्ड एयर कॉलम ऑफ वेरिएबल लेंथ। अब देखिए क्या होता है, हमने इसको फुल भर दिया, फुल भरने के बाद हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको नीचे लाते हैं, धीरे धीरे नीचे लाते हैं, और पता है क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क लेके आते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी नॉन होती है। तो वी हैव अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फोर्क of non frequency, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी, एक नॉन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसको हमने इसमें नीचे लाना शुरू कर दिया। जब हम इसको नीचे लाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे करके ये चीज इधर से पानी भी नीचे आने लगता है। हम इसको पहले देखो सबसे ऊपर रख देते हैं, सबसे ऊपर रख देते हैं, इधर भी फुल पानी पूरा हो जाता है, राइट। अब अगर हम इसमें और ज्यादा पानी डालेंगे तो पानी इधर से निकल जाएगा, फैल जाएगा नीचे,
बाहर, दैट इज नो यूज, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे तो ये खाली होगी धीरे धीरे। हाँ जी, पानी इधर से खाली होकर इसमें जाने लग जाएगा। हमेशा दोनों लेवल्स पर पानी बराबर होगा। ये आपको जो है हमने पढ़ा दिया था फ्लूइड्स वाले कि दोनों लेवल्स पे पानी बराबर होगा। ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी का है, बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क होते हैं आपकी लैब के अंदर होते हैं। हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पर जो है ना रखते हैं, ऐसे ऐसे रखते हैं ट्यूनिंग फोर्क को, यहाँ पे वाइब्रेट करा के रखते हैं। वाइब्रेट करा के हम ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे रखते हैं, कोई भी आवाज नहीं आती शुरू में, कुछ नहीं दिखाई सुनाई देता, कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि लाइट वो ही नहीं है, कुछ पाइप ही नहीं है। एयर कॉलम होगा जब ना, एयर कॉलम में जो आवाज आएगी बहुत जोरदार। फिर हम इसको धीरे धीरे नीचे करके लाते हैं तो ये पाइप धीरे धीरे खाली होने लग जाता है। फिर हम इसको धीरे धीरे और नीचे लाते हैं तो इधर से पाइप खाली होना शुरू हो जाता है, इधर से पाइप खाली होना शुरू हो जाता है। अरे यार, तो पूरा पाइप ही मिट जाएगा भैया। चलो फिर भी कोई बात नहीं, मेट देते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार वापस बनाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि उधर से हम बर्तन को नीचे लाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे इसको नीचे लाते हैं इधर से पाइप खाली होता चला जाता है। तो और ट्यूनिंग फोर्क हम वहां पे वाइब्रेट कराते हैं, तो वहां से जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कराने लगते हैं और धीरे धीरे करके इधर से खाली हो रहा होता है, यहाँ पे स्केल से पानी दिखता रहता है कितना खाली हो गया, है ना। तो उसमें धीरे धीरे आवाज आना चालू होती है पाइप के अंदर से, ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है वहां पे और इधर से पाइप में से आवाज आनी शुरू होती है। फिर और नीचे आता है, फिर थोड़ी और आवाज बढ़ जाती है, फिर और नीचे आता है, फिर थोड़ी और आवाज बढ़ जाती है, फिर और नीचे आता है, बहुत तेज आवाज आती है। हाँ जी, इतनी तेज आवाज आती है कि आसपास के लोग सुन जाते हैं। हाँ, यानी जैसे आप अपनी लैब में करेंगे तो बाहर तक आवाज आएगी, बढ़िया वाली आवाज आती है। ये आ गई आपके पास। अब जब फिर आप अगर उसको और नीचे करेंगे तो फिर आवाज कम होना शुरू हो जाती है, फिर आप इसको ऊपर करेंगे तो आवाज वापस बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि एक अच्छी पर्टिकुलर होती है पोजीशन, ऐसी स्पेशल कंडीशन होती है कि वहां पर जोरदार आवाज आती है। तो जहां पर फर्स्ट जोरदार साउंड आती है उसे कहते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग पोजीशन। अब ये रेजोनेंस फिर हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस क्या हो रहा है कि एयर कॉलम तो है इंड्यूस्ड और टॉर्क क्या है, इंड्यूस्ड है। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब है जोरदार आवाज आना, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाना, राइट। हाँ, तो इसीलिए इसका नाम रेजोनेंस ट्यूब रखा गया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंड्यूसर कौन है, इंड्यूसर है ट्यूनिंग फोर्क। इंड्यूसर क्या है, ट्यूनिंग फोर्क, ये इंड्यूसर है। इंड्यूस कौन है, इंड्यूस्ड है आपका, इंड्यूसर है ट्यूनिंग फोर्क और इंड्यूस कौन है, एयर कॉलम। When frequency of air column becomes equal to frequency of the tuning fork. Then resonance takes place. Resonance takes place यानी कि जो है मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है। And due to maximum energy transfer, a big sound, huge sound is produced. है ना? Due to maximum energy transfer, due to maximum energy transfer at resonance
ड्यू टू मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर एट रेजोनेंस huge sound is produced, बहुत तेज आवाज आती है, राइट। अब देखिए होगा क्या कि एक कंडीशन पर आपको आवाज सुनाई देगी, फिर आप क्या करें, इसको और बढ़ाएं, लेंथ और बढ़ाएं, तो फिर एक कंडीशन आएगी, एक बार वापस से जो तेज आवाज सुनाई देगी उसे कहेंगे सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ एंड सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए, तो सपोज L1 इज फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, अब फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ क्या है, जिसमें कि फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल नोट या फंडामेंटल टोन, है ना। L2 इज व्हाट, L2 इज सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। ये आएगा। अब देखिए मैं इनके डायग्राम बनाता हूं, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ और सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। मान लीजिए ये आपकी ट्यूब थी, है ना। अब इसके अंदर जो है ना फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ सपोज यहां आ गई मान, तो इसके नीचे पानी भरा था, इसके नीचे क्या भरा था, पानी भरा था, पानी भरा था यानी कि एंड क्लोज्ड है, तो इट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अच्छा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये देखिए ये आपका, ये जो है ना यहां पर वाइब्रेशन इस तरह से होता है, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल वाइब्रेशन। मैंने आपको बताया होगा पहले, ये आधा लूप बनता है। दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ L1, right, and this L1 is what, L1 is fundamentally lambda by 2, lambda by 4, sorry, lambda by 4, L1 is lambda by 4, है ना। हाँ, वो है ना क्लोज ऑर्गन टाइप है, क्लोज ऑर्गन टाइप में लैम्डा बाई 4 होगा L1। चलिए आगे देखिए, फिर सेकंड वाला कैसे बनता है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या होता है, लगभग इसकी जो है ना 3 टाइम्स लेंथ होती है, जितना ये था ना इसका 3 टाइम्स होता है लगभग। तो देखिए ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना यहां तक आ जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट होता है, नॉट एग्जैक्ट। यहां पर पानी भरा रहता है यहां पर, और ये खाली होता है। अब ये वाली लेंथ आपकी क्या हो गई, L2 हो गई। देखिए मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, आप देखना। ऐसे और ऐसे, ये बात, ये L2 को मैं कहूंगा 3 लैम्डा बाई 4। अब यहां मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाह रहा हूं, मेरे को मन में आ रही है बताने की, बहुत मन में आ रही है। बताओ क्या, मैं आपको एंड करेक्शन बता देना चाहता हूं। एक्चुअल में पता है क्या होता है, सच्ची सच्ची बात, ये एंड करेक्शन हम मेजर नहीं कर पाते स्केल से, लेकिन होता जरूर है हमारी जिंदगी के अंदर। होता क्या है कि जो हमने ट्यूनिंग फोर्क लगाया था ना, वो ट्यूनिंग फोर्क हम एग्जैक्टली पाइप के पास नहीं लगा पाते। देखो मैं आपको अगले पेज पर इसका डायग्राम बना के बताता हूं। जैसे ये आपका पाइप था, है ना। अब हम ट्यूनिंग फोर्क जो लगाते हैं वो थोड़ा सा ऊपर रहता ही रहता है, एग्जैक्ट इस पाइप से टच नहीं कर सकते। अगर हमने पाइप से टच कर दिया तो समझ लो फिर कुछ वाइब्रेशन नहीं होगा, सारी एनर्जी वैसे ही खत्म हो जाएगी, पाइप ही खा जाएगा एनर्जी। हाँ जी, पाइप खुद ही सारी एनर्जी झीम जाएगा, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम पाइप से थोड़ा ऊपर रखते हैं। अब जब पाइप से थोड़ा ऊपर रखते हैं तो जो हमारी वेव बनती है ना, जो हमारी वेव बनती है वो भी वहीं से बनती है जहां पर ट्यूनिंग फोर्क होता है। देखो आप देखो, ये वेव थोड़ी ऊपर से बनती है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एंड करेक्शन, है ना। देखो ये जो यहां से वेव बनती है ना, ऐसे यहां से वेव बननी शुरू होती है, ऐसे और ऐसे। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। और ये एंड करेक्शन सच में होता ही होता है, यानी
आज तक कोई इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पाया जो बिना एंटी करेक्शन के कर दे, इम्पॉसिबल। तो ई इज व्हाट? ई इज नेचुरल एंड करेक्शन, दैट इज द डिस्टेंस एट विच ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ओवर द ट्यूब। ट्यूब के ऊपर ट्यूनिंग फोर्क को प्लेस किया जाता है, करेक्ट? तो वो ई है आपका। अब आप देखिए, मैं कहूंगा कि इसको जो है ना, मैंने L1 लिखा ना, तो बेटर है इसको L1 प्लस ई बराबर लैम्डा बाई 4 लिखे। देखो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। और यहां पे लिख देता हूं L2 प्लस ई बराबर 3 लैम्डा बाई 4। ऐसा लिखने की ज्यादा इच्छा हो रही है। अब देखो इसके क्या फायदे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं एंड करेक्शन इज ई, है ना। आपको मैं बताऊं, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक आदमी की आदत होती है, नेचर होती है। नेचर क्या है, किस तरह का जो है ना, कितनी दूर रखने की आदत होती है। जैसे एक मेरी आदत है कि मैं ट्यूब के पास जाऊंगा तो वो नीचे रखेंगे, तो इस तरीके से सब लोगों की आदत है। अगर हम 50 लोगों की, 100 लोगों की हैबिट्स चेक करें कि भैया ट्यूनिंग फोर्क 2 अलग अलग आदमी के हाथ में है, कि भैया तुम रखना जरा इस ट्यूब के पास में, 100 लोगों का लेने और एवरेज ले रहे, तो वो एवरेज आता है 0.6 आर अप्रोक्स, मतलब ये एवरेज आता है अलग अलग लोगों की हैबिट्स के अकॉर्डिंग। कोई है ना जो 0.58 पे रखेगा, कोई 0.62 पर रख देगा, कुल मिलाकर के एवरेज जो है 0.68 आएगा, है? तो ये जो है ना 0.6 आर अप्रोक्सीमेट एवरेज एंड करेक्शन होता है इन जनरल। आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ द ट्यूब, है ना। तो ई जो है ना वो 0.6 आर होता है। तो अब देखो, मैं यहां पे पता है क्या बोलने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं L1 प्लस ई बराबर लैम्डा बाई 4 और L2 प्लस ई बराबर 3 लैम्डा बाई 4, सॉरी। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, राइट? मैं पता है इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो करिए सब्ट्रैक्शन करिए आप, तो इट विल बी L2 माइनस L1, है ना। L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, चेक करो लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा कितना आ जाएगा आपका? लैम्डा आ जाएगा आपका ट्वाइस इनटू L2 माइनस L1। ये आपने लैम्डा निकाल लिया। दिस इज लैम्डा इन योर रूम, दिस इज लैम्डा ऑफ द साउंड इन योर रूम। आपके कमरे में साउंड की वेवलेंथ होती है, जो वो साउंड आई है वो वाली, वो वेवलेंथ है, राइट? न्यू इज फ्रीक्वेंसी। अब एक काम करेंगे हम, जो है ना, चलो मैं इधर का मिटा दूंगी इस चीज को, इस चीज को मिटा देते हैं, क्या जरूरत है इसकी, हाँ, या चलो रहने दो, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देखो, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, है ना। इफ न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है ना, लैम्डा आपकी वेवलेंथ है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी। तो v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द रूम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रूम। हाँ, ये आपके रूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड है, इन आर रूम, इन रूम। तो देखिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रूम होगा न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा, न्यू आपको पहले से ही पता है, लैम्डा आपने पता कर ली, कितनी है लैम्डा? 2L2 माइनस L1। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द रूम आ गई, करेक्ट? अब आप देखो एक बार 1 और 2 का जरा डिवीजन करना, तो डिवाइडिंग 1 और 2, है ना। हाँ, 1 में 2 से डिवाइड करना जरा साहब, क्या होता है? देखो 1 को 2 से डिवाइड करने पर आता है L1 प्लस ई अपॉन L2 प्लस ई इक्वल टू 1/3। अब आप जरा कैलकुलेशन करके ई निकालो, तो देखिए क्या आने वाला है। ये आने वाला है 3L1 प्लस 3E, इट इज इक्वल टू L2 माइनस प्लस 3, है ना। हाँ, तो मैं कहूंगा कि ट्वाइस ई जो है ना, ये आ रहा है, ट्वाइस ई आ रहा है, L2 माइनस 3L1,
ट्वाइस ई बराबर L2 माइनस 3L1 आ रहा है, एंड ट्वाइस ई इज नेवर जीरो, नेवर जीरो, नेवर जीरो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ऑलवेज 100% ग्रेटर देन जीरो होता है। 2e जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो से कम तो हो ही नहीं सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, होता ही है कुछ ना कुछ है। तो देखिए ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जो L2 होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3L1, यानी कि सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ जो होती है वो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ के 3 टाइम्स से ज्यादा ही होती है, 3 टाइम्स से कम नहीं होती, नेवर लेस देन 3L1, ये पक्का मान के चलो, ये इससे ज्यादा ही होगा, राइट। तो देखिए हेंस इट इज क्लियर दैट वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द रूम, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द रूम इज ट्वाइस न्यू L2 माइनस L1, ये हो गया, करेक्ट। अब हम इसका जो है ना इसके ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे हम, है ना। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो आप V इक्वल टू ट्वाइस न्यू L2 माइनस L1, है ना। देखिए हमने क्या क्या चीजें फैसले कर लिए ना, मैं यहां कलेक्ट कर लेता हूं एक बार सारी चीजें। हमने अभी अभी किया 2e बराबर L2 माइनस 3L1, हमने ये भी कह दिया कि L2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3L1, 3L1 से ज्यादा ही होगा, राइट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आवर रूम, राइट। तो we can this way we can determine velocity of sound in our room temperature, in our room at the temperature of room, हाँ जी, रूम का जो टेम्परेचर होगा उसी पर आएगा। ओके, सपोज ये आपके रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो बस वो 27 डिग्री सेल्सियस पर ये वेलोसिटी साउंड की। तो देखिए if T is 300 Kelvin, if T is 300 Kelvin, that is 27 degree Celsius, जनरल होता है हमारे रूम का टेम्परेचर, हमेशा मान कर सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए this velocity is at 27 degree Celsius. Now we know V is equal to under root gamma RT upon capital M. Gamma RT upon capital M. Gamma is what? Gamma is Cp upon Cv. R is what? Universal gas constant. T is what? Temperature. M is what? Molecular mass of air. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। Capital M is what? Molecular mass of air. आपके रूम में एयर होती है जी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। ये क्या कितना होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर? मैंने आपको बता रखा है पहले बता रखा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर मैं फिर बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर है 29.27, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर होता है। एयर की बात कर रहा हूँ, एवरेज निकाला है सारी गैसेज का जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे रूम में पाई जाती है, सबका एवरेज निकाल दिया, करेक्ट। तो 29.27 है। अब आप देखिए, मैं कहूंगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, V एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन V एट 27 डिग्री सेल्सियस। आप इसको लिख सकते हैं V एट 0 डिग्री सेल्सियस, V एट 27 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो बताओ क्या आएगा? मैं कहूंगा कि ये आपका आएगा 273 अपॉन 300। मुझे V0 की इच्छा हो रही है क्योंकि 27 वाला तो हमने निकाल दिया, 27 वाला तो हमने निकाल दिया। मैं एक काम करता हूं, इसे V0 कह देता हूं, है ना, और इसे V टेम्परेचर कह देता हूं, V टेम्परेचर कह देता हूं।
कि कोई टेम्परेचर होगा, है ना। तो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस, Vt यानी कि टेम्परेचर अपॉन V0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, T इज एनी टेम्परेचर दैट इज रूम टेम्परेचर। तो मैं पता है इसको ऐसे बोलना चाहूंगा, अब थोड़ा सा हम प्लान बताइए, T प्लस 273 अपॉन 273, तो मैं कहूंगा कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस T अपॉन 273 रेज टू पावर हाफ। देखो आप, रेज टू पावर हाफ, तो ये हाफ पावर, करेक्ट। अब देखो दिस इज इक्वल, मैं अगर यहां पे बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस T अपॉन 2 इंटू 273। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है ना, वो 330 के आसपास होती है, 330 332 ऐसा होता है ना। तो मैं कह दूंगा कि Vt एट टेम्परेचर T इज नियरली इक्वल टू, V टेम्परेचर T इज नियरली इक्वल टू V0 हमें पता है अप्रोक्सीमेटली 330 होता है, राइट। तो मैं कह देता हूं इसको 1 प्लस T अपॉन 546। और देखिए जब मैं इसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करता हूं ना, तो इसको मैं पता है ऐसे लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन दैट इज V नॉट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर माइनस 0.61 T, ये आपका जो है ना वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। प्लस आएगा भाई यहाँ पे, प्लस आएगा। अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी निकालने की इच्छा हो रही है तो आप लिख ही सकते हैं बिल्कुल आराम से। देखिए V0 इक्वल टू Vt माइनस 0.61 इंटू टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर दे रखा है आप डायरेक्ट आ जाएंगे, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एयर ओनली, है ना। हाँ ये ध्यान रखिएगा, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एयर ओनली। जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड दे दे तो दिस इज नॉट वैलिड, हाइड्रोजन दे दे तो दिस इज नॉट वैलिड, ओनली फॉर एयर। हमने क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस वाली डाली थी ना 332, वो एयर के लिए डाली थी। हर गैस में अलग अलग वेलोसिटी आएगी, हर गैस की जो है प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, m अलग होगा तो वेलोसिटीज भी अलग अलग आएंगी। अच्छा अब अगर मान लीजिए आपको एयर के बजाय कोई और गैस दे दिया जाए तो फिर कैसे करोगे, कुछ सिंपल सिंपल आपके पास में फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कभी भी इस फॉर्मूले का यूज करिए आप मस्ती मस्ती से, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लो, ठीक है ना, ये आपका है, बस ऐसे करते रहो, ठीक है ना। चलिए तो ये बात हो गई। अब इसका जो है एक लेक्चर में बाद में बनाऊंगा, अभी हमें जो कुछ टाइम हो गया और क्लास का, तो एक लेक्चर और आएगा इसका। एक लेक्चर क्या, अभी तो मेरे को लग रहा है कि जैसे आपका ये रेजोनेंस ट्यूब होगा, कून्स ट्यूब होगा, उसके बाद बीट्स का एक लेक्चर आएगा, ट्यूनिंग फोर्क वगैरह, डॉपलर इफेक्ट, चीजें तो बीच में बची हैं, है ना। और डॉपलर इफेक्ट के बाद में वैसे लिसाजूस फिगर्स आपके कोर्स में नहीं है, है ना, सिलेबस में तो नहीं है लिसाजूस फिगर्स, लेकिन क्या है इसके क्वेश्चन जो है ना उसमें आ जाते हैं, जे मेन और एडवांस। मेंस में तो इस बार भी आया था, 2019 में भी आया हुआ है ना। अब ये क्या मतलब सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, और टीचर्स पता है इसीलिए नहीं पढ़ाते कि सिलेबस में नहीं, अरे सिलेबस में हो ना हो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, तो वो जो है ना आ ही जाता है क्वेश्चन एग्जाम। चलिए हम जो है इसको फिर करेंगे आज